आज 1 मई 2024 अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। ये जो है तकरीबन 1917 जब रशिया में जारों के खिलाफ वहाँ के जो राजा थे उनके खिलाफ क्रांति हुई, उनको मार डाला गया और कम्युनिस्ट राज हो गया। ये कार्ल मार्क्स इन लोगों ने ये थ्योरी लिखी थी। थ्योरी अच्छी है और बहुत आजकल भी ये लागू है, अभी भी चल रहा है। सोशलिज्म जो है ये अपने आप में कि भाई कैपिटलिस्ट है जिसने पैसा लगाया बिजनेस चालू करने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, और जो मजदूर है वो उसकी भी कैपिटल है, बिना उसके काम नहीं हो सकता, इंडस्ट्री नहीं चल सकती। ये मगर कोई नई चीज़ नहीं हुई है, ये बहुत पुरानी चीज़ है। कार्ल मार्क्स जो जर्मनी में थे और लेनिन, माओ तुसे ये सब कम्युनिस्ट लीडर हुए और ये लेबर यूनियनें बनी, मजदूरों के संघ बने, हड़ताल करने का इनको अधिकार मिला। ये बहुत सारी चीज़, मगर इसका जो है सिलसिला ये बहुत पुराना है, ये कहानी बहुत पुरानी है। पहले क्या था, मुझे ये मैं याद करता हूँ कि जब जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी थी हिंदुस्तान के अंदर, एक ट्रेडिंग कंपनी थी और उनको जो है उनका जो साम्राज्य बढ़ता गया है हिंदुस्तान में कि गवर्नमेंट बन गई, उनकी कंपनी सरकार बन गई। उसके अलावा वेस्ट इंडीज वगैरह में बहुत आदमी चले गए, अफ्रीका के भी बहुत से इलाकों पे उनके अपने देश बन गए, जैसे केनिया है, युगांडा है, बोत्सवाना है, साउथ अफ्रीका है। मगर उसको उनकी वो सरकार जो थी उनको काम करने के लिए मजदूरों की जरूरत थी। अच्छा, अब उनको मजदूर भी ऐसी चाहिए जो सस्ते हों और जाके वहाँ रह सके। तो सबसे पहले क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन जो दुनिया में चालू हुआ है वो सबसे पहले जो है उसकी हुई एक गन्ने की खेती से, शुगर केन, चीनी के मिलें बनाने से ये खेती चालू हुई। और जो यहाँ से ईस्टर्न यूपी से, उत्तर प्रदेश से, इंडिया के बिहार के इलाके से आदमियों को लेके गए, मजदूरों को भर्ती करके, वो पूरे परिवार ही जाते थे, हस्बैंड वाइफ बच्चे माँ बाप। अच्छा, उनको वेस्ट इंडीज ले गए, वो इंडियन थे, वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर थे, वो 5 साल के लिए गए थे और उनको अगर जो 5 साल काम करता है तो उसके बाद जो है, और जो 10 साल तक वहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है तो उसको 10 एकड़ जमीन दे दी गई मुफ्त में, और वो जो है गए वहीं बस गए। आज उनकी 6th जनरेशन जो है वो वहाँ पे है, और वो सब वहाँ की मेजोरिटी में हो गया अफ्रीकन के मुकाबले जो है, जैसे इसमें जमाइका वगैरह में है। तो वहाँ पे जो ये गए थे मजदूर इंडिया से, आज वो मेजोरिटी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। वो ये केनिया में थे, युगांडा में गए बहुत आदमी। तो ये सब हुआ। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब गन्ने की खेती हुई चीनी के लिए, शुगर के लिए, तो उसके साथ साथ एक तो जंगल उन्होंने काटे, उसमें बहुत लेबर लगी। उसके बाद वो खेती की, एक दफे गन्ने का बो दिया, कलम लगा दी, तो 3 साल तक गन्ना काट रहे हैं, तो फिर ज़्यादा लेबर की जरूरत नहीं बची, क्योंकि गन्ने को गन्ना उसी इलाके में हो सकता है, शुगर केन उसी इलाके में जहाँ पानी बहुत हो। तो 3 साल तक वो गन्ना काट रहे हैं। अब उसको गन्ने को तो काट दिया, उसके लिए फिर उसको चीनी में बदलने के लिए शुगर मिल की जरूरत हुई। तो पहले तो छोटे छोटे हर गाँव में लगे, गुड़ और शक्कर बनने लगी। उसके बाद बड़ी कंपोजिट मिल्स आई, उसमें कोयले की भी जरूरत हुई। कोयले से क्या, उसको तो ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए, जो गन्ने के रस को पका के। तो एक तो गांव में तो जो उसकी खोई होती थी, जंगल होता था, घास फूस होती थी, लकड़ी जला के उससे उन्होंने उबाल के उसको और गुड़ और शक्कर बना ली। कब बहुत मिले बड़ी बड़ी बनी, उसके लिए उनको कोयले की जरूरत पड़ी, सॉफ्ट कोक की, हार्ड कोक की। तो वो कोयला उनमें इस्तेमाल होने लगा, तो कोयलों की खानों की जरूरत पड़ी, माइंस की जरूरत पड़ी, माइनिंग में लेबर लगी। और माइनिंग में लेबर लगी तो वहाँ जब, क्योंकि जहाँ बहुत सारे मजदूर एक जगह इकट्ठे हुए आते तो उनकी यूनियनें भी बनी। तो अच्छा, इससे एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, औद्योगिकीकरण हो गया खेती का। दूसरी चीज़, जो माइनिंग के लिए कोयला खोदने, कोयला के खाने, कोयला खोदते खोदते निकालते निकालते एक्सट्रैक्शन से वो डीप होती चली गई, तो कोयला खोदने में कम लेबर लगती थी और उसको नीचे से निकाल के उसके माइन पिट पे लाने के लिए ज़्यादा लेबर लगती थी।
तो उसी टाइम में ये स्टीम इंजन का इन्वेंशन हो गया 1858 के पास तकरीबन जो था, अब से 160-170 साल पहले ये स्टीम इंजन का इन्वेंशन हो गया। तो सबसे पहले ये पिट्स पे लगाए गए, जो कोयले की खानों के पिट से है स्टीम इंजन, और उसको नीचे से कोयला खोद के बकेट में डाल दिया और उसको आयरन जो की जो रोप्स होती थी उनसे उसको ऊपर लगा दिया, रेचल लगा दिया। तो ये गन्ने की जो खेती थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन दुनिया में इससे चालू हुआ है। शुगर जो है ये मेजर उसका आइटम था, उससे कोयले की खानों भी चालू हुई। अच्छा, उससे इंजन भी बनाने की जरूरत पड़ी, रेल बनी उससे। और ये सबसे पहले जब मजदूरों को रिटायरमेंट की एज होती किसी भी आदमी का हो, तो 1860 में कनाडा की रेलवे ने कहा भाई आदमी कब तक काम करेगा, तो जब तक उसके हाथ पाँव चलने कर रहा है। पहले 10-15 बच्चे होते थे, कोई ना कोई अपने बुढ़े माँ बाप की देखभाल करता था। मगर 1860 के आते आते उनका भाई ऐसा है कि 60 साल की रिटायरमेंट की उम्र कर दो। तो कनाडा की रेलवे सबसे पहले जो था 1860 की उम्र में एक मजदूर की रिटायरमेंट की आयु फिक्स कर दी, एज फिक्स की। अब सवाल ही रिटायर तो हो गया, वो उसको रोटी कहाँ से खाएगा। उसके बाद कार्ल मार्क्स जो था जर्मनी का चांसलर, उसने कहा भाई जो उसकी लास्ट पे होगी उसका 50% उसको पेंशन मिलेगा। क्योंकि जो सब ये आदमी कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ये ज़्यादातर यूरोप से जाके बसे थे। तो इन लोगों ने वही जो कनाडा की रेलवे की थी वही पॉलिसी 60 साल की एज में रिटायरमेंट की मान ली। और कुछ जो कार्ल मार्क्स ने कहा कि 50% पेंशन मिली उसको भी मान लिया उन्होंने। वो चीज़ आज भी चल रही है 1860 से लगा के, आज 2024 में भी चल रही है। और जो मजदूर जो था इनका जो माइग्रेशन हुआ, इंडिया से अफ्रीका में लेके गई ईस्ट इंडिया कंपनी इनको, वेस्ट इंडीज में लेके गई इनको, तो वो लोग जाके वहीं बस गए, वो यहाँ लौट के नहीं आए। और आज उनकी 5वीं 6वीं जनरेशन जो है वहाँ पे भी रूलर बन गए। कोई डेमोक्रेसी थी, वोट से हुआ। कनाडा में आज भी बहुत से आदमी जो है वन रूलिंग पार्टी जो है, तो उसको यहाँ हिंदुस्तान से जो गए हैं, बहुत सिख गए पंजाब से, क्योंकि पंजाब में बहुत वायलेंस हुई। तो जब वायलेंस होती है उससे गरीबी बढ़ती है। 47 में जब पार्टीशन हुआ उसके बाद आदमी घर उजड़ गए, वो लोग कनाडा चले गए, अमेरिका चले गए मजदूरी करने के लिए। तो ये मजदूर अब वहाँ जाके उन्होंने मेहनत मशक्कत की, आज उनके बाद कुछ पैसा भी काफ़ी हो गया, बहुत से आदमी रईस बन गए, और कनाडा में तो वहाँ मिनिस्टर भी बन गए हैं। जो एक इंडिया से क्या नाम है गया था एक परिवार अमेरिका में है, तो एक लेडी गई थी, उसकी बेटी वाइस प्रेसिडेंट बन गई अमेरिका के अंदर। आजकल जो सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, तो वो वाइस प्रेसिडेंट। तो इस तरह से ये माइग्रेशन जो मजदूर की, तो मजदूर दिवस है ये तो हुआ। कम्युनिज्म जो है रशिया से ख़त्म हो गया, और भी बहुत सी कंट्री से ख़त्म हुआ। चाइना में तो अभी भी चल रहा है। कम्युनिज्म ख़त्म हो सकता है मगर सोशलिज्म नहीं ख़त्म हो सकता। सोशलिज्म क्यों नहीं खत्म हो सकता है कि मजदूर का आफ्टर ऑल मैन पावर के बिना कुछ नहीं हो सकता। और ये हालांकि आबादी घटती जा रही है दुनिया की। अब जैसे इंडिया की पॉपुलेशन 130-135 करोड़, 135 या 140 करोड़ है, ये घट के पता चलेगा 2100 में अब से 75 साल बाद पता चलेगा कि इंडिया की पॉपुलेशन जो 60-70 करोड़ रह जाएगी, क्योंकि औरतें बच्चे नहीं पैदा कर रही है। तो ये पहले तो जो था जितने ज़्यादा बच्चे पैदा करो उतने ज़्यादा मजदूर पैदा हो गए, और बहुत से वहीं रहे, बहुत से माइग्रेट करके चले गए, दूसरी कंट्री में चले गए। अब तो वहाँ पे तो क्योंकि आबादी बहुत कम है, बच्चे वहाँ की औरतें भी नहीं पैदा कर रही है, माइग्रेशन की जरूरत है, मजदूरों की जरूरत है। अब जो है ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो मजदूर दिवस की है ये माइग्रेशन। तो जहाँ आदमी को मैन पावर की जरूरत पड़ेगी तो वहीं माइग्रेशन होगा। जो गरीब इलाके हैं, फाइनेंशियली वीकर है, वो हमेशा जहाँ उनको रोज़गार की तलाश में सारी दुनिया में पिछले 200 साल से 250 साल से घूमते रहे, आगे भी घूमेंगे और आज भी घूम रहे हैं।
तो इसलिए ये मजदूर दिवस जो बनाने का सिलसिला चालू हुआ है, ये यूएसएसआर से, ये चलेगा, ये सोशलिज्म का एक पार्ट है और चलना भी चाहिए। ये हर आदमी का वो हक है। आज जो है अनाज भी सरप्लस हो गया है सारी दुनिया में, क्योंकि खाने वालों की आबादी कम हो गई, कंज्यूमर कम हो गए, तो उससे अनाज सरप्लस होता जा रहा है। सिंचाई के साधन बहुत बढ़ गए, पहले इरिगेशन नहीं था। ये जॉर्ज एक कॉटन था इंजीनियर, जब 1823 में इंडोनेशिया में वॉल्केनो फटा था, और शायद दुनिया का सबसे बड़ा वो एक्सीडेंट था, वो नेचुरल कैलमिटी थी। उससे जो ऐश निकली, जो धुआं निकला जो वॉल्केनो का, वो पूरे इंडिया में, नॉर्थ इंडिया होता हुआ इजिप्ट और स्पेन तक पहुंच गया था। उससे इस इलाके में सब में, क्योंकि राख आ गई, ऐश आ गई ज़मीन के ऊपर, सिंचाई का कोई साधन नहीं था, तो जो थोड़ी बहुत घास फूस थी और जो खेती बाड़ी थी सब खत्म हो गई। तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में बड़ा हल्ला गुल्ला मचा कि इसकी चार्टर ख़त्म कर दो, लाइसेंस ख़त्म कर दो ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो मगर खैर उन्होंने जैसे तैसे मैनेज किया, कुछ पॉलिटिकल आदमी को ब्राइब किया, किंग को भी बड़ा कॉस्टली गिफ्ट दिया और वो बचा ले गए। मगर उसके बाद जैसे नॉर्थ इंडिया में उन्होंने गंगा के ऊपर, हरदार से ऊपर अपनी स्ट्रीम साइड में एक बहुत बड़ा बैराज बनाया, और बैराज बना के वहाँ से दो कैनाल ली। एक थी अपर गंगा कैनाल जो कि 8,000 क्यूसेक कैपेसिटी की थी, आस्ता आस्ता बढ़ते बढ़ते वो आज 14,000 क्यूसेक की है। तो वेस्टर्न गंगा कैनाल जो कि ये हरिद्वार से होती हुई मुजफ्फरनगर होके मेरठ होती हुई और ये फिर बुलंदशहर और अलीगढ़ और खुर्जा में जाके ख़त्म हो गई। ऐसी जो थी अपर जो लोअर गंगा कैनाल थी, वो नॉर्थ साइड से हो गए मुरादाबाद होते आगे चल के वहाँ सिंचाई का साधन हुआ। अब ये परमानेंट इरिगेशन हो गया, ये बरसात के ऊपर निर्भर नहीं बची खेती। तो पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर सिंचाई के साधन हो गए। पंजाब में वैसी काफ़ी नदियाँ थी, 5 नदियाँ थी, तो उसमें इसी में उनका नाम पंजाब है। तो उनके किनारों पे वहाँ उस जमाने में ये जरूरत महसूस नहीं हुई ये नहरें बनाने के लिए, बाद में तो बनी है। जो उसमें भाखड़ा डैम बना है सबसे बड़ा, और उसका सतलुज में एक और व्यास नदी को मिला के उसका पानी, और उसको जो राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका था बाड़मेर जैसलमेर, तो वो कैनाल जो है वहाँ तक पहुँच गई जो सिंचाई के लिए इरिगेशन से। तो जहाँ सूखा पड़ता था, रेगिस्तानी इलाका था, जहाँ भूखे मरते थे आदमी, अकाल पड़ते थे अर्थात, वहाँ पे जो है आज अनाज सरप्लस हो गया। ऐसी नर्मदा रिवर जो थी, जो मध्य प्रदेश में है होशंगाबाद में के पास से, तो वहाँ से जो सेंट्रल इंडिया में, वहाँ से उस पर नर्मदा सागर डैम बनाया गया, और वहाँ से जो गुजरात का सूखा इलाका था वहाँ तक उसको पानी ले गए सिंचाई के लिए। तो इससे क्या हुआ, ऐसे साउथ इंडिया में भी उसने कॉटन एक बहुत बड़ा महान इंजीनियर था। ये जमुना गंगा कैनाल बनी, अपर गंगा कैनाल, लोअर गंगा कैनाल, ऐसी जमुना पे बैराज बनाया गया हथनीकुंड में। और ये जो था क्या नाम है, वेस्टर्न यमुना कैनाल जो कि हरियाणा साइड से आती है पंजाब से, और इसमें ईस्टर्न यूपी में ईस्टर्न यमुना कैनाल, ये दो कैनाल बनी। इस तरह से गंगा और जमुना का पानी सारे में फैल गया और सारे में गरीबी खत्म हो गई, खुशहाली आ गई। और क्योंकि गन्ने की खेती होने लगी उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। तो ये तो 3 महीने आदमी बिजी हो गए खेती में। उसके बाद जो था वो जब ये शुगर मिलने लगी, कनेक्शन लगे, गुड़ शक्कर इंडस्ट्री डेवलप हुई गांव गांव के अंदर, तो उसमें तो ये जो प्रोड्यूस होते थे वही जला के, लकड़ी जला के, चूल्हा जला के काम चलाते थे, गुड़ बनाते थे, शक्कर बनाते थे। पर जब बड़ी बड़ी कंपोजिट मिलने लगी चीनी बनाने के लिए, तो उसके लिए कोयले की जरूरत पड़ी। तो फिर उसमें रोजगार मिला, शुगर मिल में रोजगार मिला। इसमें जो सरप्लस हो गई वो गन्ना तो एक दफ़ा बुआई कर दिए, 3 साल काटते रहो। ये गुड़ शक्कर में आदमी को काम रोजगार मिला, इंडस्ट्री मजदूरों को। अच्छा, अब जो शुगर मिल बनाने के लिए, उसको गन्ने के लिए, उससे रस निकालने के लिए वो रोलर्स बने, उससे कास्ट आयरन के रोलर बने।
तो पहले तो जो बैल वगैरह से ही चलाते थे, बाद में सब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया। जब इंजन बन गया, स्टीम इंजन बन गया, तो शुगर मिलें बन गई। तो ये आस्ता आस्ता इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, ये सब इसकी एक बहुत बड़ा रीज़न जो था, ये शुगर केन जो था, इसकी खेती सारी दुनिया में इसका डेवलपमेंट हुआ है। वेस्ट इंडीज़ में, अफ्रीका में, इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में ख़ास तौर से, और उससे फिर इंडस्ट्री लगी उसके लिए। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ये दोनों साथ साथ डेवलप हुई इसमें, और मजदूरों को जो एम्प्लॉयमेंट जो था वो मिला। तो मजदूर दिवस की हम कहना चाहिए कि ये तकरीबन 160-170 साल पुरानी जो है इसका सेलिब्रेशन है। और अच्छी बात तो होना चाहिए कि जो एक दफ़े खेती करने वाला आदमी है, जो ये इंडस्ट्री में काम करने वाला, छोटी इंडस्ट्री में, बड़ी इंडस्ट्री में, और जब आया तो उससे भाई एजुकेशन भी बढ़ी, क्योंकि इंडस्ट्री में सब किस्म के आदमी की ज़रूरत होती है। बे पढ़े लिखे आदमी जो मैनुअल लेबर करने वाले, उनकी ज़रूरत होती है। उनको सुपरवाइज करने का नहीं, थोड़े कम पढ़े लिखे आदमी की ज़रूरत होती है। तो उनको जो इंजीनियर्स होते हैं, उनको हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर चाहिए। फिर ये बड़ी कंपोजिट मिले, लेकिन उनके लिए मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ी। अच्छा, अब सब ये तो हुआ। उसके बाद जो होता है, कपास की खेती होती है। कपास जो सूखे इलाके में होती है, जहाँ पे पानी नहीं होता, गन्ने के लिए बहुत पानी चाहिए। कपास जो है, वो जो बंजर ज़मीन होती है, काली कॉटन, ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, तो उसमें कपास की खेती होने लगी। और कपास की खेती से फिर ये कॉटन बनने लगा, सूत बनने लगा, और उससे ही टेक्सटाइल मिलने लगी। पहले तो ये हैंडलूम में ही होता था काम, सूत का। फिर पावर लूम आ गए। पावर लूम के बाद एक कंपोजिट मिलने लगी, जिसमें सारी प्रोसेसिंग होने लगी। तो उसमें भी बहुत मजदूरों को काम मिला, मजदूर लगे, और ये टेक्सटाइल टाउन्स बन गए, सिटी बन गए छोटे छोटे जो थे, जहाँ पे मजदूरों को जो टेक्सटाइल का ऑर्डर होता था, मिल का ऑर्डर, कंपोजिट मिल का, वही उनको रहने के लिए बहुत सस्ते में जगह दे देता था, वो वहीं रहते थे। तो ये मजदूर जो है, ये इंटरनेशनल वुमेन डे है, ये मजदूरों का दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे, 1 मई का। इसकी कहानी तकरीबन समझिए 200 साल पहले चालू होती है। 200 पौने पौने 200 लगा ले, और आज भी चल रही है, और आगे भी मैं समझता हूँ चलती रहेगी। ये सब चीज़ें अच्छी बात है, आज हम कर रहे हैं। हमें मजदूरों का, लेबर का सम्मान करना चाहिए। इससे एक दिन को छुट्टी भी मिल जाती है। ये टेक्सटाइल मिलों में तो हमेशा से रहा है, शिकागो की टेक्सटाइल मिलों में। हालांकि उन्होंने कहा कि भी ये 8 घंटे काम होगा। जब गवर्नमेंट ने कानून बनाया, वह कोई किसी के कानून में 10-10, 12-12 घंटे मजदूर काम करते थे। वो कहा भी उसकी हफ्ते में एक दिन मजदूरों की छुट्टी होगी टेक्सटाइल मिल की अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में कॉटन बहुत हुआ। जो आज भी जो एक्सचेंज है, कॉटन एक्सचेंज, वो न्यूयॉर्क की है, सारी दुनिया की। तो दुनिया में कॉटन का प्राइस जो है, कपास का प्राइस क्या फिक्स होगा, आज भी न्यूयॉर्क की कॉटन एक्सचेंज से ही होता है। जैसे लंदन की जो एक्सचेंज है, वो गोल्ड की एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क की एक्सचेंज जो है कॉटन की एक्सचेंज है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं मजदूरों के, ये सब मजदूरों के बिना कुछ नहीं हो सकता, नामुमकिन है कोई भी चीज़। पैसा लगा के आप इंडस्ट्री खड़ी कर, हाँ, मगर उसके बाद अब जो नया टाइम आ रहा है, ये चल रहा है इस टाइम प्रेजेंट टाइम। सबसे पहले तो जो था इंडस्ट्रियलाइजेशन ये हुआ, तो रेलवे आई। रेलवे के बाद जो एक नया एक डेवलपमेंट हुआ, वो हुआ ट्रांजिस्टर। 1947 के आसपास जो था, ट्रांजिस्टर डेवलप हुआ जापान में। और पहले रेडियो सेट होते थे जिसमें वाल होते थे। जब ट्रांजिस्टर डेवलप हुआ, तो उसके बाद छोटे छोटे पोर्टेबल ट्रांजिस्टर बन गए। आदमी उनको जिम में लिए घूम रहे हैं, पॉकेट ट्रांजिस्टर। ये 1947 में हुआ। तो ये पहली तो जो एग्रीकल्चर जो है डेवलपमेंट का, उसको हम रिवॉल्यूशन नहीं कह सकते, मगर इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम पहला जो मान सकते हैं, वो है स्टीम इंजन का बनना, जहाँ पे मैन पावर को मशीन पावर ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब मजदूरों की ज़रूरत कम हो गई। अब जब मजदूरों की ज़रूरत कम हो गई, तो उनको ऑर्गेनाइज होना पड़ा अपने रोजगार के लिए। तो ये इंटरनेशनल है, ये यूनियन जो है, यूनियन है, संघ बने, मजदूर संघ, मजदूरों की यूनियन बनी, ये सब चालू हुआ।
और अब क्या हुआ, ये 47 के बाद जो है एक नई चीज आ गई, ट्रांजिस्टर। ये एक नया इन्वेंशन था। मैं समझता हूँ कि जो अब से स्टीम इंजन बना पहला, तकरीबन समझिए कि 170 साल पहले, 180 साल पहले पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वो था। दूसरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति जो थी, ट्रांजिस्टर का डेवलपमेंट था। और ट्रांजिस्टर के डेवलपमेंट के बाद जो उसका फर्दर स्टेप हुआ, वो हुआ ये क्या नाम है, इंटरनेट आया। ये 56 के आसपास टीवी आ गए, टेलीविजन 50 के बाद ही आ गए थे। उस टाइम ब्लैक एंड व्हाइट होते थे। तो ये इंटरनेट जो था, उसके बाद ये इंटरनेट आया। उसके बाद फिर कंप्यूटराइजेशन हो गया। अब इंटरनेट और कंप्यूटराइजेशन ने, इसको मैं कहूँगा इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये एंटी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एंटी लेबर है। क्यों? कि इसमें मेन पावर की बहुत कम जरूरत है। आज मैं अपने लैपटॉप के ऊपर सारी दुनिया में कब कहाँ क्या हुआ था वो देख लेता हूँ। आज किताबें छापने की जरूरत नहीं, मुझे सारे कानून नेट पे मिल जाते हैं। तो ये सेकंड जो था रिवॉल्यूशन, ये मैं समझता हूँ कि ये ट्रांजिस्टर था। और फिर वो ट्रांजिस्टर ही आगे बढ़ के और उसके रिफाइंड फॉर्म्स हुई, ये मोबाइल फोन बन गया। आज जहाँ 100 आदमी इंजीनियर कार की असेंबली में एम्प्लॉयड होते थे, ऑटोमेशन से, रोबोटिक्स से, आज सिर्फ 5 इंजीनियर है वहाँ पे। उससे क्या हुआ कि जो मैन पावर है उसकी जरूरत कम हो गई। जो ब्रेन पावर, मैन पावर की जो ब्रेन पावर जो है उसकी ज़्यादा जरूरत होगी। अब ब्रेन पावर तो, जो मैन पावर के लिए तो मेल अच्छी है, वो ताकतवर होता। ब्रेन पावर के लिए कोई भी हो सकता। तो जो औरतें थी, वो भी, जो वुमेन थे, वो भी रोजगार में आई, क्योंकि ब्रेन तो जो है जैसा मेल का है वैसे फीमेल का है। तो ऑटोमेशन के होने से जो थी ये, फिर एक और नया रिवोल्यूशन आया। ये जब ऑटोमेशन हुआ, रोबोटिक्स आई, तो ट्रांजिस्टर के बाद मैं समझता हूँ कि जो थर्ड रिवॉल्यूशन है, या इसको आप, बल्कि ये इंटरनेट आया, कंप्यूटर आए, इसको थर्ड रिवॉल्यूशन मान सकते हैं। और जो ऑटोमेशन आया, रोबोटिक्स आई, इसको फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मान सकते हैं। तो ये समझिए पिछले 180 साल में 4 इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांतियाँ हुई हैं। मगर सबकी बेस है स्टार्टिंग खेती से, खेती बाड़ी से। और आज जो है खेती बाड़ी जो है उसमें मैन पावर, एनिमल पावर की जरूरत नहीं बची। सब ट्रैक्टर्स आ गए, मशीनें जो एग्रीकल्चर में यूज हो रही हैं, हार्वेस्टर्स यूज हो रहे हैं उसको प्रोसेसिंग में, अनाज को। हार्वेस्टर्स आ गए, ट्रैक्टर्स आ गए। और उसके बाद 56 में एशिया का पहला ट्यूबवेल मेरठ के अंदर, जब मैं जाता हूँ मेरठ से, मुजफ्फरनगर राइट हैंड साइड में लगा हुआ है, और वो ट्यूबवेल आज भी काम कर रहा है। तो हमने अंडरग्राउंड जो पानी था, जमीन के नीचे का पानी था, उसको भी हम जमीन के बाहर ले आए और खेती में इस्तेमाल किया। पहले तो सिर्फ सरफेस वाटर था, जो नदियाँ थी उनसे हमने कैनाल निकाली, वो ग्रेविटी फ्लो से वो पानी सारे खेतों में गया। मगर जो ट्यूबवेल आया, उससे लिफ्ट इरिगेशन, आई विल कॉल इट लिफ्ट इरिगेशन। और आज तो पोजिशन ये है कि जो नदियाँ हैं, जो वहाँ पे उनको डैम बनाए, रिजर्वायर बन गए, वहाँ से हमने बड़े बड़े पंप लगा के और उसको जो है दूसरी कैनाल में हायर लेवल पे जो बनी उसमें शिफ्ट किया, और उसको लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम कहा। लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम में जो ऊंचे इलाके थे जहाँ से ग्रेविटी फ्लो से पानी बह के नहीं जा सकता, तो वहाँ से वहाँ पर भी पानी पहुँच गया। तो जहाँ खेती बाड़ी मुमकिन नहीं थी, ये भी एक इंडस्ट्रियलाइजेशन ही है कि हमने डॉमिटेल कर दिया, मैरी कर दिया इंडस्ट्री को और एग्रीकल्चर को, दोनों को। तो हमने इनको दोनों को मैरी कर दिया, डॉमिटेल कर दिया इनको खेती। तो उस मगर मजदूर की तो हमेशा ज़रूरत रहेगी। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि मजदूरों की कम ज़रूरत पड़ेगी। जैसे जैसे ये इंडस्ट्राइज बढ़ेगा, रोबोट्स बढ़ेंगी, ये सब चलता रहेगा। ये दुनिया का असूल है, दुनिया में हमेशा बदलाव हुआ है, आगे भी होगा। तो ये गन्ने की खेती से जो पहली इंडस्ट्री जो थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मजदूरों का माइग्रेशन हुआ, यहाँ से
ईस्टर्न यूपी से, बिहार से, वेस्ट इंडीज ले गए, अफ्रीका ले गए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पर लेबर जो है एंगेज की गई, पूरे फैमिली की गई। आज उनकी 5वीं 6वीं जनरेशन वहाँ पे रह रही है। सूरीनाम का प्राइम मिनिस्टर जो था वो इंडिया से गया हुआ परिवार का एक आदमी बन गया। और बहुत से इलाकों में जो ये माइग्रेंट लेबर गई थी वो मेजोरिटी में आ गई। पहले वहाँ का लोकल आदमी था और लोकल आदमी ने उनके साथ मिलके काम किया, उनकी आपस में ब्याह शादियाँ हुई, रोटी बेटी के रिश्ते बने और वो वहीं के आदमी हो गए, रह गए। तो अब आज वो हिस्ट्री में से उनका नाम है कि मेरे पुरखे जो थे इस गांव से आए थे। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पुरखे जो थे मलियाना के थे, जो कि आज मेरठ म्यूनसिपलिटी का हिस्सा है। 6 जनरेशन पहले तक का मेरे पास फोटोग्राफ है। तो ये मजदूर दिवस तो अच्छी चीज़ है, मगर मैन पावर जैसे जैसे आबादी घटेगी, दुनिया की वर्ल्ड पॉपुलेशन जो 8 बिलियन हो गई है, ये घट के अगले 75 साल में 3 साढ़े 3 बिलियन रह जाएगी, तो मजदूर तो कम हो जाएंगे, ये निश्चित बात है। उनके लिए जॉब की भी कमी हो जाएगी। इकोनॉमी तो डेवलप होगी, वो ऑटोमेटिशन की वजह से इकोनॉमी डेवलप हो रही है, फाइनेंस डेवलप हो रही है। मगर इंडस्ट्री को जो ये टेक्नोलॉजी है इसने हमेशा से इकोनॉमी को काउंट किया, वो आज भी कर रही हो, आगे भी करेगी। हाँ, जब आबादी घटेगी तो मैन पावर की जरूरत कम हो जाएगी, उसको सब्सिट्यूट करने मशीन पावर बनेगी, रोबोट्स के और एडवांस रोबोटिक्स आएंगे, रोबोट्स आएंगी। अब तो ऑटोमेटिक ये कार ड्राइविंग का भी चल रहा है, कुछ कंपनियां काम कर रही हैं चीन में, अमेरिका में। ये ट्रक्स वगैरह भी शायद ऑटोमेटिक हो जाएंगी, इसमें मुझे अगले 20-25 साल में पता चलेगा ड्राइवर की लेने की जरूरत नहीं बची है, ये भी सब ऑटोमेटिक हो जाएंगे। इतने हैवी क्वालिटी के सेंसर्स आ जाएंगे जिनकी इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी और कैपेसिटी होगी, वो सब, क्योंकि जो जब ये ऑटोमेटिक ड्राइविंग आएगी तो वो सब जो है सेंसर बेस होगी। आज भी कारों में सेंसर लगे हुए हैं, ट्रक में सेंसर लगे हुए हैं, वो और ज़्यादा लगेंगे, और ज़्यादा एडवांस होगी, जिससे कि एक्सीडेंट्स ना हो सके, वो पहले से डिटेक्ट कर सके। राडार सिस्टम जो है वो शायद वो भी इन कारों में और ट्रक्स में लग जाए, और वो राडार जो है वो कमांड करें उसके एक्सीलेटर और इग्निशन को, कारों के, ट्रक्स के, ऑटोमोबाइल्स के। तो ये पहले ट्राम्स आई थी, ट्राम्स को इंडिया में तो ख़त्म हो गई, यूरोप में तो अभी भी ट्राम्स चल रही है कुछ। अब ये मेट्रो रेल्स आई हैं मास ट्रांसपोर्ट के लिए, ये सारी दुनिया में चल रही है, इनका एक्सपेंशन होता जा रहा है। चाइना में और जापान में तो बहुत ज़्यादा हुआ है। चाइना में तो 400 किलोमीटर तक की स्पीड से पर आवर स्पीड से चलने वाली है। जो यूरो रेल है, गजब का वंडरफुल इन्वेंशन हुआ है। लंदन से आप पेरिस पहुंच जाएंगे, उसमें समुद्र के नीचे टनल बना दी, जो ये इंग्लिश चैनल कहलाती है, 20-22 किलोमीटर लंबी जो है अंडरग्राउंड टनल बना दी, उसमें से ट्रेन आ जा रही है। इतनी एडवांसमेंट है स्विमिंग में कि समुद्र का पानी लीक नहीं होता उसमें, टनल के अंदर। दिल्ली के अंदर ऐसी अंडरग्राउंड मेट्रो टनल्स है, ये मेट्रो रेल की टनल्स बनी हुई है। अभी हुगली में जो है, कलकत्ता में जो है, तो हावड़ा और कलकत्ता के बीच में जो हुगली रिवर के नीचे से जो है वो उन्होंने टनल बनाई है। तो ये सब एडवांसमेंट हो रहे हैं, मगर मजदूर की तो हमेशा ज़रूरत रहेगी, और इसलिए जब तक ज़रूरत रहेगी, ये बात दूसरी है कि वो स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, हाईली स्किल्ड है, उनकी हमेशा ज़रूरत रहेगी। अब जैसे मेरे घर का कोई इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मैं किसी इलेक्ट्रिशियन को ही बुलाऊंगा ना। मोटर मैकेनिक है, उसको जब मैं स्कूटर में क्लच का तार टूट जाएगा, ब्रेक का तार टूट जाएगा, तो छोटू राम को मैकेनिक को जो है, जो उसके पास जो नया लड़का काम करता हो, वही मेरे क्लच में तार डालेगा, वही ब्रेक का तार लगाएगा ना। कार के ब्रेक का तार वही जोड़ेगा, एक्सेलेटर का तार वही जोड़ेगा ना, मोटर। तो इनकी जो हाथ से काम करने वाले आदमी हैं, इनकी हमेशा ज़रूरत रहेगी, पहले भी थी, आज भी, आगे भी। हालांकि मैं खुद इंजीनियर हूँ, वह मैं कभी अब स्कूटर का अपना तार नहीं डाल सका। कार में जो है मैंने देखा है, वो जो एक्सीलेटर दबाते हैं हम, है, ब्रेक लगाते हैं, वो भी वहाँ के केबल पड़े हुए छोटे छोटे आयरन के, जो उसके स्टील आयरन के जो तो वो तार होते हैं, केबल
कि उसके एक पीवीसी केबल के अंदर पड़े हुए हैं। तो ये छोटे मोटे कामों के लिए हमेशा जरूरत रहेगी, चाहे इलेक्ट्रीशियन है, चाहे प्लम्बर है, चाहे मोटर मैकेनिक है, इनकी तो जरूरत रहेगी हमेशा। बड़ी बड़ी कंपनियों में बन के आ जाएंगी कारें, पर जो सड़क पे चलेगी और उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर वहाँ इन मैकेनिक, हालांकि वो जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनमें बहुत कम मजदूरों की जरूरत पड़ रही है, बहुत कम खराब होती हैं, बड़ी स्मूथ चलती हैं ये सब चीज़ें। मगर मजदूर को तो हमेशा जो है उसकी कभी ना कम जरूरत हो, ज़्यादा हो, अब वो भी अप स्किल हो जाते हैं अपने आप काम करते करते। छोटे छोटे 15-15, 14-14, 15-15 साल के लड़के एक अच्छे मैकेनिक के पास लग जाते हैं, उसके बाद काम सीख जाते हैं, कारपेंटरी का काम सीख लेते हैं। हालांकि आज हर चीज़ में मैकेनाइजेशन हो रहा है, मशीनें आ रही हैं, मगर फिर भी थोड़ी बहुत जो है रफ वर्क के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आज हम इंटरनेशनल डे को हम मनाया है, हमने याद किया है, इसको हमेशा मनाना चाहिए, आगे भी याद करना चाहिए और सोचें कि कैसे सबकी भलाई के साथ मजदूरों की भी भलाई हो सके। ये चीज़ सबके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि सब आदमी एक जैसे हाईली क्वालिफाइड नहीं हो सकते, कुछ अनस्किल्ड होंगे, कुछ सेमी स्किल्ड होंगे, हाईली स्किल्ड होंगे, ऐसे ही कुछ आदमी। एजुकेशन का भी वही है। तो मगर सबको जो है इस दुनिया में रोज़गार है। जब सोचते थे हम कि स्टीम इंजन आ जाएगा तो बेरोजगार फैलेगी, नहीं ऐसा नहीं हुआ, रोजगार बढ़ा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, मेरा बेटा मुझसे कहा था इससे बहुत बेरोजगारी बढ़ेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करने के लिए, उसको बनाने के लिए उसके लिए जिन इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो इंसानी बनाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने प्रोग्राम बनेंगे वो भी इंसानी बनाएंगे। ये बात दूसरी है कि उनको हाईली स्किल्ड आदमी की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मजदूर दिवस तो है, सब आदमी मजदूर ही है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई यूज़ कर रहा है, इन्वेंशन कर रहा है, वो भी एक मजदूर है। जो खेती में काम कर रहा है वो भी मजदूर है। तो मैं ये वीडियो में बोल रहा हूँ, मैं भी एक किस्म का ही मजदूर ही हूँ। अब ये बात दूसरी है कि 78 79 की एज तक आते आते और रिटायर में मुझे कुछ करना हो बचा नहीं तो यही कर लेता हूँ। मगर ये भी किस्म की लेबर है ना, ये मेंटल एक्सरसाइज भी है और फिजिकल एक्सरसाइज भी है, दोनों ही बात है। चलिए अच्छी बात है, फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।